हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको हिंदी में करने वाले हैं सेमेस्टर 8 के लिए। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे कवर करा दूंगा। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एकलव्य स्नातक 1, यहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप एक बार इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें भारत की विदेश नीति को हमें समझना है। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें भारत की जो विदेश नीति है इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो देखिए, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, ये उन सिद्धांतों और निर्णय का समूह है जिनके माध्यम से भारत दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है, ठीक है। यानी इसको मैं और आसान भाषा में समझाऊं तो किसी भी देश की विदेश नीति कैसी होती है? विदेश नीति वो होती है जिसके द्वारा वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाता है। कोई भी देश, जैसे भारत है, अब भारत है, भारत किसी देश के साथ व्यापार करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के उससे व्यापारिक संबंध है। किसी देश के साथ अपना साझा रूट साझा करता है, यानी अपना रास्ता साझा करता है, तो वो अलग रिलेशन हो गए, ठीक है। किसी देश के साथ मान लो हमारे सैन्य संबंध अच्छे हैं, तो वो अलग रिलेशन हो गए। यानी हम किस देश के साथ अपने रिलेशन, अपने संबंध कैसे रखना चाहते हैं, वो हमारी विदेश नीति कहलाती है, ठीक है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई विदेश नीति का? इसका उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, यानी अपने देश की जो डिफेंस है, जो सुरक्षा है, उसको बनाए रखना। फिर आर्थिक विकास करना अपने देश का। विश्व शांति और सहयोग, यानी विश्व में शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मजबूत पहचान देना, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है। तो भारत की विदेश नीति पर भारत की जो सभ्यता है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो भूगोल है, हमारी जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी हमारी विदेश नीति पे हमारी हिस्ट्री का भी प्रभाव पड़ेगा, हमारे कल्चर का भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन का भी, हमारी लोकेशन कैसी है दुनिया में, वर्ल्ड के मैप में, इस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। और वैश्विक जो परिस्थितियां होती है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो अभी अमेरिका और ईरान का फिलहाल जो युद्ध चल रहा है, तो उसका असर भारत को देख रहा है, भारत में पड़ रहा है ना। तो ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को पड़ता है। तो यही हमको यहाँ पे समझना था, ये हमारी विदेश नीति होती है। फिर भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्धारक क्या है? तो इसका सबसे पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी हमारा जो भौगोलिक निर्धारक है। आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जिसमें, जैसे मान लो मैं यहाँ पे भारत का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने भारत का मैप बना दिया, तो इसके उत्तर में यानी नॉर्थ में आप देखोगे तो आपको हिमालय दिखेगा, ठीक है। दक्षिण में आप इधर आओगे नीचे तो आपको हिंद महासागर दिखेगा। पश्चिम की साइड आते हो तो आपको यहाँ पे अरब सागर दिखाई देता है। पूर्व की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगी, ठीक है। यानी इस तरीके से हमारा जो देश है वो 3 तरफ से समुद्र से, महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण एशिया में है, क्योंकि भारत जो है दक्षिण एशिया का एक कंट्री है। फिर हमारी सीमाएं, यानी हमारे बॉर्डर किससे लगते हैं? तो चाइना हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। जैसे मान लो ये भारत का मैप है, तो यहाँ पे आपको ऊपर चाइना दिखेगा, फिर आपको इधर पाकिस्तान दिखेगा, ठीक है। यहाँ की साइड आपको नेपाल दिखता है, भूटान दिखेगा, बांग्लादेश दिखेगा, ठीक है। आपको म्यांमार वगैरह ये सारे देश दिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है। इनसे हमारे बॉर्डर लगते हैं। अब महत्व समझते हैं। तो इनसे विदेश नीति जो होती है उससे हमारी सुरक्षा नीति प्रभावित होती है। पड़ोसी देशों से हमेशा अच्छे संबंध जरूरी होते हैं, ठीक है। समुद्री व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण भी होता है। अब मान लो अगर हम अपनी सुरक्षा नीति का ध्यान रखते हैं, अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन अच्छे रखते हैं, ठीक है, युद्ध की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखेंगे तो व्यापार वगैरह, सांस्कृतिक लाभ भी होगा उसका, समुद्री व्यापार भी हो पाएगा, ऊर्जा सुरक्षा जो संसाधन है उसकी बचत हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। फिर इसके लिए एक नीति है, पॉलिसी है, जिसको कहा जाता है सागर नीति। अब यहाँ पे सागर नीति का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा रीजन है, पूरा जो क्षेत्र है, उसमें सभी की सिक्योरिटी हो सके और सभी को क्या मिल सके? ग्रोथ मिल सके, यानी सभी को बेनिफिट मिल सके, वृद्धि मिल सके, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, यानी ये जो भारत के दक्षिण में आप देखते हो हिंद महासागर है, इस क्षेत्र में पूरे में सुरक्षा बनी रहे और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, यानी ऐतिहासिक निर्धारक, यानी कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं। आपको पता है हमारा जो देश है 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है,
और ये जो अनुभव था हमारा गुलामी वाला, इससे कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति भी प्रभावित होती है, क्योंकि इसका प्रभाव क्या पड़ा है समझिए। 200 साल तक गुलाम रहे देश, तो कई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस समय उपनिवेशवाद का भारत ने विरोध करा, यानी ये जो साम्राज्यवाद की विचारधारा थी, जो ब्रिटेन जैसे देश दो दुनिया के देशों को गुलाम बना रहे थे, भारत इस चीज का विरोध करता है। शांति और अहिंसा पे जोर देता है, ठीक है, भारत शांति और अहिंसा पे जोर देता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति अपनाता है, यानी हम स्वतंत्र होकर अपने डिसीजन लेंगे। इसके बाद है गांधी जी का प्रभाव। गांधी जी का क्या प्रभाव था? गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह किए बिना किसी दंगे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को हमने अपनाया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को हमने अपनाया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रभाव हमारी विदेश नीति में भी देखने को मिलते हैं। भारत ने क्या करा शीत युद्ध के दौरान, जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध का मतलब माहौल था, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, और इन दोनों सुपर पावर ने, महाशक्तियों ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। ऐसे में भारत ने क्या डिसीजन लिया कि वो ना तो यूएसए के साथ जाएगा, यानी ना तो अमेरिका के साथ जाएगा, ना ही सोवियत संघ के साथ जाएगा, ठीक है। यानी भारत ने शीत युद्ध के दौरान अपने आप को स्वतंत्र रखा, यानी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिसको हम गुट निरपेक्ष कहते हैं, यानी दोनों गुटों से दूरी बना के रखना, ठीक है। अमेरिका या सोवियत संघ, किसी के पक्ष में भारत नहीं गया। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक निर्धारक। तो विदेश नीति का संबंध हमारे आर्थिक विकास से भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद क्या लक्ष्य था? औद्योगिक विकास करना, यानी जैसे ही देश आज़ाद हुआ, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो हमें अपना औद्योगिक विकास करना था, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, तकनीकी सहयोग भी चाहिए था, विदेशी सहायता भी चाहिए थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो फैक्टर होते हैं, ये भी हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। फिर आता है सन 1991। इस समय में भारत में बहुत बुरे हालात थे, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, ठीक है। संरक्षणवाद की नीति हम अपना रहे थे, फिर हमने संरक्षणवाद की नीति को छोड़ा, उदारीकरण को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बेनिफिट दिखे। तो विदेशी निवेश बढ़ा, हमारे यहाँ पे व्यापार बढ़ा, ठीक है, तकनीकी सहयोग हमारे यहाँ पे बढ़ा, तो ये कुछ बेनिफिट हुए। अब प्रमुख नीतियों की बात करते हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये दो पॉलिसी है जिसको भारत ने अपनाया है। तो इन दोनों नीतियों को ना एक बार समझिए। लुक ईस्ट क्या था? देखो, हमारे यहाँ पे सन 1991 में उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस समय देश आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, तो उस समय शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ था 1991 में। तो भारत ने क्या करा? भारत ने जो पश्चिमी देशों से अपना ध्यान हटाया और जो हमारे पूर्व में देश थे, यानी ईस्ट में जो देश थे, ठीक है, यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई वाले देश हैं, यानी जो आसियान कंट्री हैं, उनके साथ अपने संबंध सुधारे, व्यापार वगैरह को बढ़ावा दिया। इसको लुक ईस्ट पॉलिसी भारत की कही जाती है, हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। इसमें फोकस क्या था? आर्थिक सहयोग हो सके आसियान कंट्री से, व्यापार बढ़ सके। फिर इसके बाद एक्ट ईस्ट नीति आती है, जो कि कब आती है? ये आती है 2014 में। अब 2014 में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जी के समय में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई। इसके तहत क्या किया गया कि जो आर्थिक संबंध तो हमारे ठीक रहेंगे ही, इसके साथ साथ हमें सुरक्षा, यानी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने रक्षा संबंधी मामलों पे भी इन देशों के साथ हमें सहयोग करना है। इसके अलावा कनेक्टिविटी पे फोकस करना है और व्यापार को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसमें फिर हमने जापान को भी शामिल कर लिया, ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी शामिल कर लिया, ठीक है। यानी और देशों तक हमने अपना दायरा बढ़ाया। तो ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी थी, जो कि आपको क्या करना है? समझना है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ऊर्जा सुरक्षा, इसको समझते हैं। ऊर्जा सुरक्षा में क्या है? भारत जो है वो तेल और गैस को बाहर से खरीदता है, यानी आयात करता है। तो ऐसे में हम किससे लेते हैं? रूस से लेते हैं, पश्चिम एशिया के देशों से लेते हैं, अफ्रीका से लेते हैं। तो इनके साथ हमने अपने संबंध जो है और ज़्यादा सुधारे। फिर राजनीतिक नेतृत्व और शासन प्रणाली, इसको समझते हैं। तो भारत के नेताओं ने विदेश नीति को दिशा दी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले प्रधानमंत्री यानी कि नेहरू जी की। तो नेहरू जी हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनके समय में गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया गया, यानी ना तो हम यूएसए में जाएंगे ना हम यूएसएसआर के गुट में जाएंगे, दोनों से अपने आप को अलग रखेंगे, जिसको गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। हमने चाइना के साथ 5 मुख्य बातों पे समझौता किया, जिसको पंचशील समझौता कहा जाता है। शांति और सहयोग पे जोर दिया गया, ठीक है। ये नेहरू जी के टाइम की बात है। फिर 1962 में भारत और चीन के बीच में हो जाता है युद्ध।
अब भारत ने सुरक्षा को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया इस युद्ध के बाद, क्योंकि इसमें नेहरू जी की आलोचना हुई। नेहरू जी ने समय रहते चाइना को नहीं समझा, चाइना ने हम पे आक्रमण कर दिया और भारत को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये हमें समझना है। फिर इंदिरा गांधी का समय आता है। इन्होंने मजबूत और व्यवहारिक विदेश नीति बनाई। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश जो था पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, उसको एक अलग स्वतंत्र देश बनवाया। फिर 1974 में परमाणु परीक्षण जो हुआ वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, इन्हीं के समय में हुआ। ठीक है, फिर पीवी नरसिम्हा राव, ये 1991 के आसपास की बात है। इन्होंने आर्थिक उदारीकरण करा, यानी अपने यहाँ से संरक्षणवाद की नीति को हटाया और उसके बदले में वैश्वीकरण को अपनाया, उदारीकरण को अपनाया। ठीक है, और लुक ईस्ट जो पॉलिसी थी वो इन्हीं के समय में शुरू हुई थी, यानी जो आसियान कंट्रीज के साथ व्यापार बढ़ेगा ये इन्हीं के समय में शुरू की थी, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, अब वर्तमान दौर की बात करते हैं। तो आज के समय में जो मुख्य नीतियां हैं वो है नेबरहुड फर्स्ट, यानी हमारे जो नेबर कंट्री है वो हमारे लिए फर्स्ट है। एक्ट ईस्ट की नीति को तो हम अपना रहे हैं, जिससे हम जो अन्य देश यानी कोरिया, जापान जैसे देशों को भी हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और ग्लोबल साउथ, ठीक है, इनकी तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, सांस्कृतिक सभ्यतागत मूल्य, यानी भारत की विदेश नीति पर हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके तहत क्या माना जाता है, सारे संसार को, यानी संसार को अपना घर माना जाता है। ठीक है, संसार को घर माना जाता है, पूरी दुनिया को घर माना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शांति की बातें चलती है, अहिंसा की बातें चलती है, सह अस्तित्व की बातें चलती है। ये बहुलतावाद को सही मानता है, यानी कि वैरायटी, विविधता को सही मानता है, सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो कल्चर रहा है, इसी का प्रभाव हमारी विदेश नीति पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर सांस्कृतिक कूटनीति, भारत अपनी संस्कृति के माध्यम से, यानी अपने कल्चर के माध्यम से दुनिया से संबंध मजबूत करता है। उदाहरण के लिए हमारा योग परंपरा, हमारा भारतीय संगीत, हमारा बॉलीवुड, हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, हमारे यहाँ से जो बौद्ध धर्म है, तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो रसिया वसिया इधर भी बहुत देखी जाती है। ठीक है, बॉलीवुड के कलाकारों को बहुत पसंद किया जाता है। और बौद्ध धर्म जो है भारत से ही तो पूरी दुनिया में तेजी से फैला है। योग जो है भारत से ही पूरी दुनिया में गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी जो 21 जून को मनाया जाता है, ये भी भारत की ही देन है। भारत में ही योग आया, फिर दुनिया में फैला। तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं, हमारा कल्चर है जो पूरी दुनिया में फैला है। ठीक है, फिर भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें भारत की विदेश नीति को कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध ने प्रभावित किया। शीत युद्ध के समय में देखें तो अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट बन चुके थे, और भारत ने क्या करा, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, अपने आप को दोनों से अलग रखा और एक स्वतंत्र विदेश नीति रखी। ठीक है, फिर 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच में 20 वर्षीय संधि हुई थी, तो भारत को रणनीतिक समर्थन मिला। और 1991 के बाद सोवियत संघ जब टूट जाता है तो भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी और वैश्वीकरण पे, निजीकरण पे, उदारीकरण पे ध्यान दिया था। ठीक है, फिर परमाणु नीति की बात करें, हथियारों की बात करें, तो भारत की परमाणु नीति हमारी सुरक्षा यानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। हमने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में किया था। कहाँ पे किया था? राजस्थान में एक जगह है पोखरन। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है पोखरन, यहाँ पे हमने पहला परमाणु परीक्षण 1974 के मई महीने में किया था। ठीक है, फिर 1998 में हमने पोखरन में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। और हमारी जो पॉलिसी रही है नो फर्स्ट यूज़, यानी कि हम अपने परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन अब की सरकार ने, यानी जो अभी की सरकार है, उसने ये कह दिया था कि हम इस पॉलिसी पे विचार कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हमें अपने हथियारों को पहले यूज़ करना है तो हम कर भी सकते हैं, हम इस पॉलिसी पे बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद उद्देश्य की बात करें तो आत्मरक्षा करना, यानी हम जो परमाणु हथियार रखते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आत्मरक्षा करना, यानी अपनी खुद की रक्षा करना, न्यूनतम परमाणु शक्ति बनाए रखना। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी हुआ था और भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार से में मान्यता भी मिल चुकी है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा पॉइंट, समकालीन परिप्रेक्ष्य, यानी 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अगर आज तक के नज़रिए से देखें, यानी कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है, तो आज भारत की विदेश नीति जो है बहुआयामी है। मतलब बहुआयामी मतलब कई क्षेत्रों में है, जैसे कि आर्थिक विकास का भी हम ध्यान रखते हैं, तकनीकी सहयोग का भी ध्यान रखते हैं, ऊर्जा सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं, आतंकवाद का विरोध भी करते हैं, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कूटनीति, इन सभी क्षेत्रों पे हमारे यहाँ पे ध्यान दिया जाने लगा है। ठीक है, एक्ट ईस्ट नीति के तहत हमने दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत किए। अब हमने जापान को भी शामिल किया, हमने कोरिया को भी शामिल किया। ठीक है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट,
पड़ोसी देशों के साथ हमें अच्छे संबंध रखने हैं। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश, ग्लोबल साउथ में कौन से देश आते हैं, देखो जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ज़्यादा मैं दोबारा बनाता हूँ, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। ये तो हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, यानी साउथ में जो है इसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर वो देश हैं जो विकासशील देश हैं, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। अब नई चुनौतियां क्या है, जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, साइबर सुरक्षा दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है, आतंकवाद पूरी दुनिया के सामने एक समस्या है, ऊर्जा संकट भी एक समस्या है। भारत अब क्या कर रहा है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है, यानी दुनिया बहुध्रुवीय होनी चाहिए। बहुध्रुवीय का मतलब है कोई एक देश या 2 देश ताकतवर नहीं होने चाहिए, सभी देश ताकतवर होने चाहिए, ठीक है। अमेरिका, रूस, जापान आदि सभी के बीच में एक संतुलित संबंध रखा जा सकता है, तो ये भारत चाहता है, ठीक है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो भारत की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण है शांति, सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास, ठीक है। फिर रणनीतिक स्वायत्ता पर भी आधारित है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी भी ऐसी बनानी है जिससे भारत को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो आज अगर हम देखें तो भारत एक जिम्मेदार और उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने आती है और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट थी, जिसमें हमने भारत के बारे में, भारत की विदेश नीति के बारे में डिटेल में समझा। अब देखेंगे यूनिट 2, भारत और प्रमुख देश, इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे भारत और अमेरिका, ठीक है, यानी अमेरिका और भारत, इसको देखने वाले हैं। तो भारत और अमेरिका के संबंध जो है आज विश्व राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों देश जो हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो अमेरिका सबसे पुराने लोकतंत्र में आता है, ठीक है। दोनों में बहुलतावाद है, यानी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग रहते हैं। फिर कानून आधारित शासन को दोनों ही महत्व देते हैं। प्रारंभिक संबंध की बात करते हैं तो शीत युद्ध के समय अगर हम देखें, शीत युद्ध का समय था 1945 से लेकर 1991 तक का, इस समय को हम शीत युद्ध का समय कहते हैं, ठीक है। इस समय में 2 सुपर पावर थी, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था, और दुनिया को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट लिया था, ठीक है। तो देखिए भारत जो है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी भारत ना तो अमेरिका के साथ गया ना ही सोवियत संघ के साथ गया। अब अमेरिका जो था वो पश्चिमी गुट का नेता था, यानी पश्चिमी गुट को लीड कर रहा था, और इस कारण क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में दूरी रही। अब देखो भारत ने अमेरिका के गुट में शामिल नहीं हुआ उस समय में, तो इसलिए भारत अमेरिका के रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मित्रता की संधि कर ली थी 1971 में, जो कि 20 वर्ष की संधि थी। इसकी वजह से अमेरिका को बहाना मिल गया था ये बोलने का कि भारत जो है सोवियत के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो इसलिए दोनों के रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं थे। फिर पाकिस्तान का मुद्दा, यानी अमेरिका जो था पाकिस्तान को सैन्य सहायता देता था, सीटो सेंटो में भी शामिल किया उसने, और इससे भारत अमेरिका संबंध जो थे और ज़्यादा बेकार हो गए थे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। 1962 में भारत और चीन का हो जाता है युद्ध। अब भारत चीन का युद्ध हो जाता है तो अमेरिका ने भारत की कुछ सैन्य सहायता की, ठीक है, यानी अमेरिका ने भारत की कुछ सैन्य सहायता की थी, लेकिन स्थायी रणनीतिक विश्वास फिर भी नहीं बन पाया, यानी थोड़ी बहुत हेल्प की लेकिन उससे रिलेशन बहुत अच्छे सुधर नहीं पाए। फिर 1971 में हो जाता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है, जो उस समय में पूर्वी पाकिस्तान होता था। तो अमेरिका ने पाकिस्तान का, यानी पूर्वी पाकिस्तान होता था उस समय में, उसको बांग्लादेश बनवा दिया गया था, यानी स्वतंत्र देश बनवा दिया गया था 1971 में, ठीक है। तो देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन कर दिया, इससे भारत और अमेरिका के संबंध जो थे वो फिर से तनाव वाले हो चुके थे। फिर परमाणु मुद्दा, 1974 में पहला और 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत के परीक्षणों के बाद अमेरिका ने क्या कर दिया था, भारत पे बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में संबंध जो थे वो धीरे धीरे सुधरने लगे। अब बात करते हैं 2005 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता होता है। ये दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। यहाँ पे थोड़े से रिलेशन ठीक होते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या था कि भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार में प्रवेश मिल जाता है, यानी एंट्री मिल जाती है, और अमेरिका ने भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति देश माना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमारे रक्षा सहयोग समझौते हुए हैं, जैसे LEMOA, ये जो अग्रीमेंट है इसका फुल फॉर्म आप गूगल पे जाके देख सकते हो। हालांकि पेपर में देखो डिटेल में नहीं जाना है, ऐसे जैसा लिखा हुआ है सेम ऐसा लिख देना है, बहुत है, ठीक है। इसके लाभ क्या है, इसका लाभ ये होता है कि रक्षा तकनीक सहयोग जो समझौते हैं, ठीक है, उससे भारत को और अमेरिका दोनों को बेनिफिट मिलता है। दोनों ही सैन्य जानकारी आपस में साझा करने को तैयार हो जाते हैं, और दोनों की सेना आपस में संयुक्त अभ्यास, ठीक है, करने लग जाती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में क्या था, हमारे युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे अमेरिका की सेना हो गई, भारत की सेना हो गई, नौसैनिक अभ्यास होते हैं, ठीक है, हमारी नौसेना और अमेरिका की नौसेना मिलकर ये क्या करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कि सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसकी सुरक्षा करना है, ठीक है। फिर क्वाड समूह,
अब ये क्वाड समूह देखते हैं, क्वाड समूह में कौन कौन से देश हैं, सदस्य हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है यहाँ पे शांति और सुरक्षा बनी रहे और समुद्री सहयोग इन देशों के बीच में आपस में होता रहे, ठीक है। आर्थिक संबंध की बात करते हैं तो अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और सहयोग क्षेत्र में देखें तो आईटी सेक्टर में दोनों अमेरिका और भारत जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं। औषधि उद्योग, ठीक है, जो हमारी मेडिसिन उद्योग है उसमें दोनों साथ हैं। ऊर्जा हो गया, ऊर्जा मामले में, शिक्षा में, स्टार्टअप के मामले में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर भारतीय प्रवासी समुदाय, यानी अमेरिका में भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में रहता है, यानी बहुत ज़्यादा इंडियंस लोग कहाँ पे रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। तो बहुत प्रभावशाली हैं वहाँ पे, विज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार और राजनीति में भी सक्रिय हैं वहाँ पे इंडियंस लोग, ठीक है। अब चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ हैं कि व्यापार विवाद कभी कभी हो जाता है, वीज़ा नीति को लेकर भी कभी कभी विवाद हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की जो वीज़ा नीति है वो कई बार वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है भारत के हिसाब से देखा जाए तो। मानव अधिकार के मुद्दे को लेकर भी कभी कभी चुनौतियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। फिर भी अगर हम देखें ओवरऑल तो दोनों देश जो है रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत अमेरिका के बाद भारत और रूस, ये बहुत पुराने मित्र हैं, ठीक है। तो देखिए भारत रूस के संबंध जो है वो किस चीज़ पे है? आपसी विश्वास के ऊपर, रक्षा सहयोग के ऊपर, क्योंकि देखो भारत जो है रसिया से क्या खरीदता है? हथियार खरीदता है, ठीक है। तेल भी खरीदता है, हथियार भी खरीदता है। दीर्घकालिक मित्रता पे आधारित, यानी हमारी बहुत लंबे समय से दोस्ती रही है रशिया के साथ। फिर ऐतिहासिक संबंध देखें तो शीत युद्ध के समय अगर हम देखें तो सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, उसमें रसिया शामिल था, यानी यूएसएसआर जो था 15 गणराज्यों को मिला के बना था, उसमें से एक था रसिया। तो यानी भारत के संबंध इनके साथ ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। तो भारत का समर्थन भी था, इन्होंने भारत का समर्थन किया। औद्योगिक विकास में भी भारत की मदद की, भारत में जो इंडस्ट्रीज़ है उसके डेवलपमेंट में रसिया ने बहुत हेल्प करी है। नेक्स्ट है प्रमुख सहयोग, भिलाई स्टील प्लांट, यानी हमारे यहाँ पे जो भिलाई स्टील प्लांट है इसमें इसको बनवाने में, इसके निर्माण में कहीं ना कहीं रसिया का सहयोग है। हमारे यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग है, उसमें भी रसिया ने बहुत हेल्प करी है हमारी। ऊर्जा परियोजना भी इसने हमारा हाथ बटाया है, हेल्प की है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में इसमें समर्थन, यानी यूएनओ में हमेशा से भारत का सपोर्ट करा है किसने? पहले सोवियत संघ होता था तो सोवियत संघ कह लो, बाद में रसिया कह लो, ठीक है। यानी सोवियत संघ ने और रूस ने हमेशा से यूएनओ में भारत का सपोर्ट किया है, कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा भारत के साथ रहा है। फिर 1971 में भारत और सोवियत संघ की एक 20 वर्ष की मैत्री संधि भी हुई है और भारत को सुरक्षा का समर्थन मिला था सोवियत संघ की तरफ से। दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन भी बना रहा। रक्षा सहयोग, यानी भारत जो है रूस का प्रमुख रक्षा साझेदार है, क्योंकि हम क्या खरीदते हैं? हम रूस से हथियार खरीदते हैं, ठीक है, और भारी मात्रा में हथियार खरीदते हैं। प्रमुख सैन्य उपकरण जो हमारे रूस से आते हैं, जैसे MiG लड़ाकू विमान हो गए, सुखोई विमान हो गए, टैंक हो गए, पनडुब्बियाँ हो गई, ठीक है, ये सब हम कहाँ से लेते हैं? रसिया से लेते हैं। फिर ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऊर्जा सहयोग, यानी रूस और भारत, तो रूस जो है ये तेल और गैस का बड़ा उत्पादक है और हम क्या करते हैं? इससे तेल और गैस जो संसाधन है ये खरीदते हैं, यानी हम इससे ऊर्जा का आयात करते हैं। इसलिए ऊर्जा सहयोग में भी रूस जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर 1991 के बाद संबंध देखते हैं तो सोवियत संघ टूटने के बाद कुछ समय हमारे संबंध जो थे वो धीमे रहे। अब सोवियत संघ जब टूट जाता है 1991 में तो रूस के साथ थोड़े से हमारे संबंध धीमे हो गए थे, लेकिन 2000 में दोबारा से रणनीतिक साझेदारी शुरू हुई और तब से हमारे आज तक रसिया के साथ बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम संबंध देखें तो रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, व्यापार, हर क्षेत्र में रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, ठीक है। S-400 जो मिसाइल प्रणाली है, जो डिफेंस सिस्टम है, ये भारत ने कहाँ से ले रखा है? रूस से ले रखा है, ठीक है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा हुआ है, जो हमारी वायु सुरक्षा को मजबूत करता है और ये दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है कि भारत और रूस के संबंध, यानी दोनों के जो संबंध है वो विश्वास यानी भरोसे पे टिके हुए हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक साझेदारी भी है, रक्षा साझेदारी भी है, क्योंकि हम उनसे हथियार खरीदते हैं और दोनों देश जो है बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं। भारत भी चाहता है बहुध्रुवीय विश्व हो और रसिया भी चाहता है बहुध्रुवीय विश्व हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और चीन, यानी इंडिया एंड चाइना, इसको समझते हैं। तो भारत और चीन एशिया के दो बड़े प्राचीन सभ्यता हैं। भारत हो गया, उसके ऊपर आप चीन देखोगे तो ये जो दोनों देश हैं ये पड़ोसी देश हैं, ठीक है। दोनों देशों के संबंध जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आधुनिक समय में भारत चीन संबंध जो है
वो सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का मिश्रण है। यानी आज के समय में अगर हम देखें भारत और चाइना के साथ रिलेशन, तो हमारे बीच में कंपटीशन भी है और कई मामलों पे सहयोग भी है। तो भारत और चीन के ऐतिहासिक संबंध को समझते हैं। तो प्राचीन संबंध को समझते हैं पहले। तो भारत और चीन के बीच में संबंध जो है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से है। बौद्ध धर्म जो है भारत से फैला चीन की तरफ। फाइयान और हेनसांग जो चीनी यात्री थे, ये भारत में आए, इन्होंने भारत के बारे में लिखा। दोनों देश के बीच में सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध जो थे वो विकसित हुए। ठीक है, फिर ये तो था प्राचीन संबंध। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद से, यानी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कैसे संबंध है। तो भारत ने 1949 में जो चीन की सरकार थी उसको मान्यता दी। दोनों देशों ने मित्रता और सहयोग की नीति अपनाई थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी एक समय में बहुत फेमस हुआ था। फिर हमारा हो जाता है चीन के साथ एक समझौता, जिसको कहा जाता है पंचशील समझौता। ठीक है, भारत और चीन के बीच में 1954 में एक समझौता हुआ जिसमें 5 बातें थी, इसीलिए इसको पंचशील समझौता कहा जाता है। ठीक है, अब 5 बातें क्या क्या थी? एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, यानी एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान करेंगे, एक दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, एक दूसरे पे आक्रमण ना करना, फिर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, यानी भारत के आंतरिक मामले में चाइना हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाइना के इंटरनल मामले में भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। समानता और पारस्परिक लाभ, इस पे दोनों तैयार है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा दिया गया। ठीक है, तो ये था महत्व क्या था? एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया था। भारत की विदेश नीति जो है इसका महत्वपूर्ण आधार बना ये पंचशील का समझौता जो है। लेकिन फिर एक विवाद हो जाता है, यानी इसमें एक चीज अगर आप समझोगे तो यहाँ पे एक चीज है, आक्रमण ना करना। ये यहाँ पे समझौते में बात हो रखी है, लेकिन उसके बाद भी 1962 में चीन ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, यानी चीन ने तो इस समझौते को तोड़ दिया। आखिर क्या कैसे हुआ इसको भी आगे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा ना विवाद देख लेते हैं, पहले हम टॉपिक पे चलेंगे। पहले थोड़ा सा बॉर्डर डिस्प्यूट देख लेते हैं कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, यानी विवाद है। तो भारत और चीन के संबंधों में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है सीमा विवाद। मुख्य विवादित क्षेत्र जो है वो है अक्साई चीन, यानी लद्दाख क्षेत्र में अगर हम देखें। ठीक है, जो लद्दाख वाला हमारा क्षेत्र है वहां पे ये जो क्षेत्र स्थित है इसको अक्साई चीन कहा जाता है। भारत इसे अपना भाग मानता है क्योंकि भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन इस पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, चीन ने इसको कब्जाया हुआ है। फिर दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता है, जबकि ये भारत का हिस्सा है। आप देखोगे जो मैप में हमारा जो इधर वाला जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश वाला, चाइना इसको अपना मानता है जबकि ये भारत का पार्ट है। ठीक है, तो इसको लेकर विवाद है। फिर 1962 में हो जाता है दोनों के बीच में युद्ध, और सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ 1962 में। तो सीमा विवाद था, तिब्बत का मुद्दा भी था, चीन के द्वारा अक्साई चीन पे जो सड़क निर्माण किया जा रहा था इसको लेकर विवाद था, आपसी अविश्वास को लेकर विवाद हुआ, और ये विवाद बदल जाता है 1962 में एक वॉर में। ठीक है, जिसमें भारत की हो जाती है पराजय। तो परिणाम क्या हुआ? भारत को सैन्य हानि हुई, भारत हार गया, दोनों देशों के रिलेशन खराब हो गए। भारत ने रक्षा तैयारी को मजबूत करना शुरू किया। तिब्बत मुद्दा क्या था? 1959 में दलाई लामा, तिब्बत जो है चीन के सटा हुआ है। ठीक है, और ये तिब्बत में जो आध्यात्मिक नेता हैं, गुरु हैं, जिनका नाम है दलाई लामा। अब चीन जो था इन पे दबाव बना रहा था, इनको अपने कब्जे में ले रहा था तिब्बत वाले हिस्से को। तो दलाई लामा आ गए भारत में 1959 में। भारत में इन्होंने शरण मांगी, भारत ने इनको शरण दे दी, भारत में रहे। चीन इससे नाराज हो गया, चीन को लगा कि ये तो हमारा इंटरनल मामला है, इंडिया को उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें, लेकिन इस चीज से चीन नाराज हो गया, और तिब्बत मुद्दा आज भी देखा जाए तो एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। फिर आर्थिक संबंध, यानी भारत और चीन के बीच में व्यापार तेजी से बढ़ा, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी वस्तुओं का उत्पादन करता है, और भारत एक ऐसा देश है जो बड़े लेवल पे चीज़ों को खरीदता है। तो हमारे यहाँ पे देखोगे ज़्यादातर आइटम जो होते हैं चाइनीज़ होते हैं, यानी चाइना में बने हुए आइटम भारत में बहुत बिकते हैं। तो हमारे बीच में होता है व्यापार, भारत खरीद रहा है तो चाइना बेच रहा है। ठीक है, अब प्रमुख बिंदु, यानी चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का आयात करता है। भारत जो है वो व्यापार असंतुलन जो है भारत के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि भाई चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और भारत का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, जो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत एंड जापान। भारत और जापान, भारत और जापान एशिया के दोनों महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं। दोनों देश के ऐतिहासिक संबंध हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में भारत जापान संबंध जो है विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। ऐतिहासिक संबंध देखते हैं, सबसे पहले सांस्कृतिक संबंध की बात करेंगे। भारत और जापान का संबंध आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से है। बौद्ध धर्म जो था भारत से चाइना गया, चाइना से जापान की तरफ गया। ठीक है, यानी भारत
से बहुत तेजी से बौद्ध धर्म जो था वो चाइना और जापान की तरफ पहुंचा। जापान में भारतीय संस्कृति को और बौद्ध विचारों का प्रभाव आपको दिखाई देता है। आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग, यानी जापान ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय में हमको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी, वो जापान से सहायता उसको मिली थी। फिर स्वतंत्रता के बाद हमारे संबंध कैसे हैं, तो जापान ने 1952 में भारत के साथ एक शांति की संधि की थी। दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए और भारत ने जापान को आर्थिक विकास में भी सहयोग करा, यानी भारत ने हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास में सहयोग किया है। ठीक है, जापान की जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकती है। फिर आर्थिक संबंध, यानी भारत और जापान के संबंधों का सबसे मजबूत आधार जो है वो है आर्थिक संबंध, जिसमें सबसे ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट। भारत जो है जापान जो है वो भारत में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जापान का बहुत ज़्यादा निवेश है। फिर व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। भारत जो है जापान को लौह अयस्क, कृषि उत्पाद आदि चीज़ें निर्यात करता है। ठीक है, क्योंकि देखो जापान जो है ना, जापान एक ऐसा देश है, छोटा देश है, उसके पास ना कच्चा माल नहीं है, यानी कच्चा माल नहीं है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। तो वो क्या करता है, जापान जो है, भारत जापान को लौह अयस्क दे देता है, कृषि उत्पाद दे देता है, यानी एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, फिर विकास सहायता, यानी जापान भारत को ऑफिशियली डेवलपमेंट असिस्टेंट देता है। ठीक है, और मेट्रो जो हमारे यहाँ पे परियोजना है, बुलेट ट्रेन परियोजना है, इसमें कौन सहायता कर रहा है, जापान हमारी सहायता कर रहा है। फिर मुंबई अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन परियोजना है, इसमें जापान भारत में हाई स्पीड रेल परियोजना का लाकर सहयोग कर रहा है। ये भारत जापान संबंधों को एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। जापान जो है तकनीक और वित्तीय सहायता हमको प्रदान कर रहा है। ठीक है, फिर रणनीतिक और रक्षा सहयोग, यानी 21वीं सदी में देखें तो दोनों देशों के संबंध जो है रणनीतिक रूप से भी मजबूत हैं, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है इसमें दोनों सहयोग कर रहे हैं। समुद्री सुरक्षा में एक दूसरे की मदद करते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं, रक्षा तकनीक में भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर क्वाड में भी सहयोग, क्योंकि क्वाड में देखें तो भारत भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत बनाना जो है इनका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है चीन का प्रभाव और भारत जापान संबंध, यानी चीन बहुत तेजी से एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे में भारत और जापान जो है करीब आ गए हैं। दोनों देश जो है क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं और मुक्त और खुला हिंद प्रशांत, यानी फ्री और जो ओपन इंडो पैसिफिक एरिया है, इसको भी समर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग। तो प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। योग, हमारे यहाँ से योगा और बौद्ध धर्म जो है तेजी से फैला है। छात्र आदान प्रदान, यानी स्टूडेंट जो है इधर से उधर जाते रहते हैं स्टडी के लिए। पर्यटन, टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, कल्चर, और जापान में भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। जापान के लोग हमारे कल्चर को पसंद भी बहुत करते हैं। ठीक है, भारत के लिए जापान का क्या महत्व है, तो भारत को भी लाभ है, क्योंकि भाई भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहा है जापान, रक्षा मामले में सहयोग किया जा रहा है, एशिया में रणनीतिक संतुलन बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी जो जापान है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में देखते हैं भारत और अन्य क्षेत्र। तो भारत और लैटिन अमेरिका, इसको देखते हैं। तो लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील आ जाता है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिले, ये सारे देश आ जाते हैं। ठीक है, और भारत और लैटिन अमेरिका के कैसे संबंध है, तो दोनों के अच्छे संबंध है, दोनों के बीच में व्यापार है, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग है। ठीक है, कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चीज़ों को आयात निर्यात किया जाता है। विज्ञान और तकनीक पे भी आधारित है इनके संबंध। फिर संबंधों का विकास समझते हैं। तो प्रारंभिक समय में देखेंगे और वर्तमान समय में देखेंगे। तो भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध जो हैं वो पहले सीमित थे, क्योंकि दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा थी और व्यापार हमारा बहुत कम होता था। लेकिन आज के समय में देखें तो दोनों के बीच में व्यापार बढ़ा है और राजनीतिक सहयोग भी बढ़ा है। आज के समय में टेक्नोलॉजी है, समुद्री मार्ग है, सब कुछ मतलब है, आसानी से व्यापार हो सकता है। ठीक है, फिर प्रमुख सहयोग वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो सबसे पहला है व्यापार, यानी भारत और लैटिन अमेरिका में देखें तो हमारे यहाँ पे व्यापार होता है। दवाइयाँ, मशीनें, आईटी सेवाएं, ये ठीक है भारत को निर्यात कर दी जाती है। और लैटिन अमेरिका से भारत तेल खरीदता है, खनिज संसाधन खरीदता है। ठीक है, कृषि उत्पाद, इन चीज़ों को आयात करता है, यानी इनसे खरीदता है, और इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बेचता है। ठीक है, फिर ऊर्जा सहयोग, यानी वेनेजुएला और ब्राज़ील जैसे जो देश हैं, इनसे तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारत जो है ऊर्जा सुरक्षा के लिए इन देशों से अपने संबंध जो है मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रिक्स,
भारत और ब्राज़ील जो है ये ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं। अब ये ब्रिक्स क्या है, ये 5 महत्वपूर्ण देशों का एक संगठन है जिसमें ब्राज़ील आ जाता है, रसिया आ जाता है, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा और एस से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में जुड़ा है, पहले नहीं होता था। ठीक है, तो ये विकासशील देशों की आवाज़ जो है इसको मजबूत करते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं, भौगोलिक दूरी ज़्यादा है इन देशों के बीच में, संपर्क थोड़ा सीमित है, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम है। निष्कर्ष आपको बताना है कि भारत और लैटिन अमेरिका जो है इनके बीच में आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी जो है पहले के मुकाबले अब तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत और अफ्रीका। ये देखो, ये अफ्रीका का कुछ ऐसा मैप होता है और ये इंडिया तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो भारत और अफ्रीका के संबंध देखते हैं। तो हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। गांधी जी के भी संबंध रहे, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका में गए थे, वहाँ पे इन्होंने आंदोलन चलाया था और भारत और अफ्रीका के संबंध मजबूत हुए थे। ऐतिहासिक संबंध देखें तो अंग्रेजों के समय में देखो दोनों ही उपनिवेशवाद रहे हैं, यानी भारत और अफ्रीका दोनों देश जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने दोनों को गुलाम बना रखा था, तो दोनों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया था। स्वतंत्रता आंदोलन का दोनों ही समर्थन करते हैं। ठीक है, फिर आर्थिक सहयोग को देखते हैं, यानी कि किस क्षेत्र में सहयोग है, व्यापार है दोनों के बीच में, कृषि सेक्टर में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आईटी सेक्टर में, इन क्षेत्रों में सहयोग है। भारत जो है अफ्रीका को दवाइयाँ देता है और टेक्नोलॉजी देता है। ठीक है, ITEC यानी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के तहत हम जो भारत है वो क्या करता है, ये इनको ट्रेनिंग देता है, तकनीकी सहायता देता है और क्षमता निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहाँ पे बढ़ावा दे रहा है थोड़ा। ऊर्जा और संसाधन, अफ्रीका की बात करें तो वहाँ तेल, गैस, खनिज संसाधन से समृद्ध देश है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी गरीबी कई देशों में बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में। भारत जो है ऊर्जा सुरक्षा के लिए अफ्रीका से सहयोग बढ़ा रहा है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन, ये नियमित रूप से होता है, रेगुलर ये सम्मेलन होते रहते हैं। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है आयोजित होती रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक और आर्थिक सहयोग आपस में बढ़ सके। ठीक है, चुनौतियों की बात करें तो चीन की बढ़ती उपस्थिति, चीन बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है, गरीबी और अस्थिरता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, व्यापार की बाधाएं भी अफ्रीका में, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं चुनौतियाँ हैं। निष्कर्ष क्या है कि भारत और अफ्रीका जो है विकास के मामले में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, दक्षिण साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक भारत और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया। इसमें आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, इस टाइप के देश आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे देश शामिल है मध्य एशिया में। तो भारत के इनके साथ कैसे संबंध है, तो प्राचीन समय में देखें तो यह व्यापार मार्ग होते थे, तो प्राचीन समय से ही भारत इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और रणनीतिक महत्व देखें तो ऊर्जा संसाधनों को समृद्ध क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, और ये क्षेत्र जो है एशिया और यूरोप के बीच में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ऊर्जा सहयोग के मामले में देखें तो भारत जो है वो तेल और गैस की ज़रूरतों के लिए मध्य एशिया से संबंध बढ़ा रहा है। ठीक है, हुआ क्या है कि हमारे ना प्राचीन समय से ही इनसे संबंध है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पे भारत है, ये आपका मध्य एशिया हो जाएगा। ठीक है, और इधर की साइड यूरोप है, तो इनके बीच में पड़ता है। तो ये जो रूट होता था, जो जहाँ से व्यापार होता था, ये वहाँ पे भी पड़ता है। फिर भारत के इन देशों के साथ पहले से प्राचीन समय में भी व्यापार रहा है। ठीक है, तो हमारे संबंध जो है प्राचीन समय में भी इनसे अच्छे थे। ठीक है, और तेल और गैस ये इनके पास है, तो भारत इनसे ये चीज़ें खरीदता है। फिर सुरक्षा सहयोग यानी आतंकवाद, उग्रवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता के मुद्दे पे भी ये सारे देश सहयोग करते हैं। भारत जो है इनसे सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा रहा है। फिर कनेक्टिविटी की बात करें तो चाबहार जो बंदरगाह है वो भारत द्वारा निर्मित है, तो ईरान में चाबहार पोर्ट का उपयोग कर रहा है भारत। ठीक है, मध्य एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है इसके जरिए। फिर SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, तो भारत जो है SCO का मेंबर है। और उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य है कि सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चुनौतियां क्या है, पाकिस्तान के कारण सीधा मार्ग नहीं है। अब पाकिस्तान है जिसके कारण सीधा मार्ग नहीं बन पाता वहाँ तक। चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में, क्षेत्रीय अस्थिरता भी देखने को मिलती है, तो ये एक चुनौती है। भारत और मध्य एशिया के संबंध जो है ये ऊर्जा क्षेत्र में है, सुरक्षा के क्षेत्र में है, व्यापार और रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी थी। अब बात करेंगे लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 4, भारत और क्षेत्रीय समूह। तो क्वाड क्या है, ये एक क्षेत्रीय समूह है, तो इसके मेंबर है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
क्वाड का उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनी रहे, समुद्री सुरक्षा बनी रहे, स्वतंत्र और खुला, ठीक है, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र स्वतंत्र और खुला रहे। और प्रमुख सहयोग क्या है? समुद्री सुरक्षा यानी नौसैनिक सहयोग रखते हैं, यहाँ पे नौसेना तैनात रहती है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा करती है, आतंकवाद का विरोध यानी देश मिलकर क्या करते हैं, ये सभी देश मिलकर आतंकवाद का विरोध करते हैं, साइबर खतरे से निपटने के लिए मिलकर सामना करते हैं। तकनीकी सहयोग 5G हो गया, AI हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर सहयोग बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सहयोग यानी कोविड-19 के समय में देखें तो वैक्सीन के वितरण में भी सहयोग बढ़ा दिखता था। और प्रमुख सहयोग क्षेत्र देखें तो समुद्री सुरक्षा सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है नौसैनिक सहयोग, जो कि समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करता है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा करता है ताकि वहाँ से व्यापार वगैरह हो सके। फिर आतंकवाद का विरोध यानी ये सभी देश मिलकर आतंकवाद का विरोध करते हैं, साइबर खतरे का विरोध करते हैं, ठीक है। तकनीकी सहायता में आप 5G, AI, साइबर सुरक्षा ये सारी चीज़ें बता सकते थे, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ये 2 बार स्लाइड आ गई है। फिर भारत के लिए क्या महत्व है? चीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक बैलेंस बनाना जरूरी है। हिंद महासागर में सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है, रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है? क्वाड का अगर हम देखें तो सुरक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना गया है। फिर दूसरा है सहयोग संगठन, जिसको आसियान कहते हैं। ये 1967 में बना था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये सारे देश इसके मेंबर है। बाद में इसमें वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया वगैरह देश भी जुड़ गए थे। शुरू में 5 देश थे, बाद में 5 देश और जुड़ गए थे, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। यहाँ पे मैंने फिलीपींस नहीं लिखा है, ये लिख देना था मुझे, ठीक है। तो ये 5 देश पहले थे, ये बाद में जुड़े थे कुछ और देश। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्थिक सहयोग करना, क्षेत्रीय शांति बढ़ाए रखना, व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत और आसियान के संबंध पहले से हैं। लुक ईस्ट नीति के तहत हमने 1991 में ही इनके साथ व्यापार संबंध बनाए थे। एक्ट ईस्ट नीति के तहत हमने जापान और कोरिया देशों से भी जुड़ने का प्रयास किया था। सहयोग के क्षेत्र में देखें तो दोनों के बीच में व्यापार होता है, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रखा है, दोनों के बीच में मुक्त व्यापार हो सके। कनेक्टिविटी देखें तो सड़क हो गया, सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग, हवाई संपर्क, हर तरह से संपर्क है। सांस्कृतिक संबंध देखें तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध जो है वो सांस्कृतिक रूप से है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है भारत से ही तो तेजी से फैला है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति वहाँ पे बहुत तेजी से फैली है, ठीक है। फिर रणनीतिक महत्व, आसियान को देखें तो इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन का प्रभाव जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आसियान देशों के साथ संबंध भारत मजबूत कर रहा है, ठीक है। निष्कर्ष में आपको बताना है कि भारत और आसियान जो है आर्थिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक हर क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? साझेदारी को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक टॉपिक है यूरोपीय संघ। माफ करना, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं बचा, कल ही पेपर है आपका, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो EU कहा जाता है इसको, यूरोपियन यूनियन। ये जो यूरोप के देश हैं इसमें आपका आर्थिक, राजनीतिक ये समूह है, यानी यूरोप के देशों का एक संगठन है जिसको यूरोपीय संघ कहा जाता है। ये शुरू में तो एक आर्थिक संगठन की तरह काम करता था, लेकिन आज के समय में एक राजनीतिक संगठन बन चुका है, ठीक है। और भारत के EU के साथ अच्छे संबंध है, लोकतंत्र, मानवाधिकार, व्यापार, इन सब क्षेत्रों में सहयोग है। फिर प्रमुख सहयोग जो है व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि EU जो है वो भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी यूरोपियन यूनियन का ट्रेड भारत से बहुत ज़्यादा होता है। फिर तकनीक और शिक्षा, रिसर्च के मामले में, विज्ञान के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में सहायता करता है। फिर जलवायु परिवर्तन, दोनों जो हैं भारत और ये EU, ये पर्यावरण संरक्षण के मामले में साथ हैं। स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग करते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? व्यापार समझौते में देरी हो जाती है कई बार, मानव अधिकार के मुद्दे, वीज़ा नियम थोड़े कठोर है जिसकी वजह से थोड़ा चुनौतियाँ हैं। फिर भारत और EU को अगर हम देखें तो आर्थिक और तकनीकी सहयोग करने को एक दूसरे को मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, मजबूत कर रहे हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में ये 5 प्रमुख देश हैं, जिसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। इसका उद्देश्य क्या है कि विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना और वैश्विक आर्थिक सुधार इनके बीच में हो जाए, इसका उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य ये है, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ब्रिक्स देशों ने विकास परियोजनाओं के लिए एक बैंक बनाया है जिसको NDB कहा जाता है, ठीक है। आर्थिक सहयोग, इनके बीच में व्यापार बढ़े, निवेश बढ़े, वित्तीय सहयोग हो सके, आर्थिक सहयोग बढ़े, इसके लिए इसको बनाया गया था। भारत के लिए क्या महत्व है? वैश्विक मंच पर प्रभाव इसका बढ़ाना है, चीन और रूस के साथ सहयोग बनाना है, ग्लोबल साउथ यानी जो साउथ यानी जो विकासशील देश हैं उनके लिए आवाज़ बनना है, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है? सदस्य देशों के बीच में मतभेद, खासकर इंडिया एंड चाइना, इनके बीच में आपको मतभेद देखने को मिलता है, ठीक है। चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। फिर ब्रिक्स, इनका सपना क्या है? बहुध्रुवीय विश्व का सपना है, ठीक है। सार्क जो है ये 1985 में बना था, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है।
इसमें भारत आ जाता है, ठीक है। इसमें भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे देश आ जाते हैं। हालांकि ये जो सार्क है ज़्यादा कामयाब नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, क्योंकि इन देशों के आपस में नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए ये संगठन बनाया गया था। इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग बढ़े, आर्थिक विकास हो सके, गरीबी हटाई जा सके, शांति स्थापित हो सके, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था। सार्क का सबसे बड़ा सदस्य है भारत। क्षेत्रीय विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी इंडिया ही निभाता है। किस क्षेत्र में सहयोग है? व्यापार। इन्होंने साफ्टा लेकर आए, साफ्टा के तहत फ्री ट्रेड हो सके, यानी मुक्त व्यापार हो सके, इससे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये लेकर आए थे। फिर शिक्षा और संस्कृति, यानी स्टूडेंट जो है आदान प्रदान, यानी स्टूडेंट हमारे यहाँ से अलग अलग देशों में जाके पढ़ सकें, सार्क कंट्री में आपस में पढ़ सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चर का ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन, यानी महामारी के मामले में सहयोग हो, कोई आपदा के मामले में सहयोग हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उस समय में एक दूसरे की मदद करें। अब चुनौतियां क्या हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनाव रहता है, जिसकी वजह से सार्क में कभी भी बन नहीं पाई है, विवाद रहता है, बैठकें भी इसकी नियमित नहीं हो पाती हैं, ठीक है। कई बैठकें प्रभावित हुई है। निष्कर्ष में आपको बताना है कि सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इनके बीच में तनाव रहता है, जिसकी वजह से कई बार ये कामयाब नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत जल्दी कराया है, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी कराया है, लेकिन पेपर के पास टाइम ही नहीं बचा था, इसलिए मजबूरी में जल्दी जल्दी बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको डाउट है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख सकते हो।